तो हाँ प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 9 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 8 है आपके गति, और इस चैप्टर के जो कंप्लीट जो नोट्स है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट जो चैप्टर के नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप ये नोट्स साथ साथ लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिए गए हैं इन नंबर द्वारा संपर्क करके हमारे द्वारा ये नोट्स हैं वो आप परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और साथ साथ में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। और इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं आपके साइंस के अंदर ऑलरेडी उन चैप्टर को मैं करवा चुका हूं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर को नहीं पढ़ा है, उनको नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी चैप्टर की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी। तो वहां जाकर आप उन चैप्टर को भी आराम से पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर गति के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि गति क्या है। ओके, यानी गति किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर परिभाषा आप देख सकते हैं कि कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है। यानी कोई भी वस्तु है और वस्तु की जो स्थिति है उसमें समय के साथ जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, गति कहते हैं। यानी उसको गति कहा जाता है। और इसके मात्रक की हम बात करें, इसके यूनिट की हम बात करें तो गति का जो मात्रक है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, मीटर प्रति सेकंड होता है। यह आपको ध्यान रखना है। गति का मात्रक क्या होता है आपके, मीटर प्रति सेकंड। यानी गति की परिभाषा और इसका मात्रक वो याद करना है। उसके बाद में हम बात करें गति का वर्णन। अगर हम गति के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गति क्या होती है और इसके क्या एग्जाम्पल हैं, और किसी वस्तु को गति की अवस्था में तब कहा जाता है कि कोई भी वस्तु है और अगर वो वस्तु जो भी कोई वस्तु है वो गति की अवस्था में है तो उसको हम तब कह सकते हैं जब किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो। तो वस्तु की गति अवस्था अथवा विरामावस्था ज्ञात करने के लिए एक निश्चित स्थिर बिंदु होना चाहिए। और उस निश्चित स्थिर बिंदु को हम क्या कहते हैं, निर्देश बिंदु, या फिर आपने पढ़ा होगा मूल बिंदु। ओके, तो मूल बिंदु है, उसके बारे में भी आपके आ सकता है कि मूल बिंदु क्या होता है। और उसके बाद में देखिए इसके एग्जाम्पल हैं। तो उसके उदाहरण की हम बात करें तो माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। अतः रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। रेलवे स्टेशन क्या है, मूल बिंदु है। ओके, और उसके बाद में हम बात करें सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति क्या होती है, यानी सरल रेखीय गति है वो क्या होती है। तो गति का सबसे साधारण प्रकार है वो क्या है, सरल रेखीय गति है। माना कोई वस्तु अपनी गति बिंदु ओ से प्रारंभ करती है, जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है या मूल बिंदु माना जा सकता है। कि गति का जो सबसे साधारण प्रकार है वो सरल रेखीय गति है। और माना कोई वस्तु अपनी गति बिंदु ओ से शुरू करती है, प्रारंभ करती है, जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है। और उसके बाद में हम बात करें आगे, तो अब माना भिन्न अक्षरों में ए, बी और सी वस्तु की स्थितियों को दर्शाते हैं। और पहले यह सी और बी से गुजरती है तथा ए पर पहुंचती है। इसके बाद यह उसी पथ पर लौटती है, उसी मार्ग पर लौटती है और बी से गुजरते हुए सी तक पहुंचती है। ओके, और यहाँ पर जो लाइन दी गई है इसको आपको जरूर समझना है। यहाँ पर देखिए 0 है आपके, यानी मूल बिंदु है, निर्देश बिंदु है। और यहाँ पर 3 पॉइंट है आपके सी, बी और ए। ओके, और जो दूरियां हैं वो आपको किलोमीटर में दी गई हैं। अब हम यहाँ पर दूरी की बात करें तो वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी की हम बात करें तो यहाँ पर कुल दूरी आपके क्या है, ओ ए है। ओके, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर एस सी है।
ओके। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, यानी OA का मान आपके 60 किलोमीटर, यानी टोटल जो दूरी है वो 60 किलोमीटर है। और AC की बात हम करें तो यहाँ A और C के बीच का जो डिफरेंस है, यानी A है आपके 60 और C है आपके 25, तो 60 में से 25 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपके 35। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 95 किलोमीटर आपके यहाँ पर आने वाली है कुल दूरी। उसके बाद में यहाँ पर है नोट। अब नोट के अंदर जो भी इफेक्ट छुपा है आपके वो भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए अंकीय मान की आवश्यकता होती है। ओके, यानी कोई भी वस्तु है उसकी दूरी को आपको निर्धारित करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, अंकीय मान चाहिए। ओके, न कि गति की दिशा की कुछ राशियों को केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसी भौतिक राशि का अंकीय मान, किसी भी भौतिक राशि है उसका अंकीय मान है वो उसका क्या है, परिमाण है। ओके, ये आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद में हम बात करें विस्थापन की। अब देखिए विस्थापन क्या होता है, और विस्थापन को हम S से दर्शाते हैं। ओके, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और इसको मैंने हाईलाइट भी किया है। ओके, ताकि आप आराम से इसको समझ सकें। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति है उनके बीच की जो भी न्यूनतम दूरी है, जो भी डिस्टेंस है, उसको हम विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन को मेरे प्यारे बच्चों S से दर्शाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करें एक समान गति और असमान गति। अब देखिए एक समान गति और असमान गति, इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है कि एक समान गति क्या होती है और असमान गति क्या होती है। तो सबसे पहले हम एक समान गति की बात करें तो जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है आपके कि जब वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय की जाती है तो उस गति को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। जैसे हम बात करें भीड़ में सड़क पर चल रही कार है वो क्या है प्यारे बच्चों, असमान गति है। और पार्क में दौड़ रहा व्यक्ति ये भी किसका एग्जाम्पल है, असमान गति का एग्जाम्पल है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है गति की दर का मापन। अब जो गति है, जो स्पीड है, उसकी दर का, उसकी जो रेट है उसका हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेगी। ओके, और इनमें से कुछ तेज चलती हैं और कुछ धीमे। और वस्तुओं की गति की दर, वस्तुओं की जो गति है उसकी दर है वो अलग अलग हो सकती है। और अलग अलग वस्तुएं हैं वो समान दर से भी गति कर सकती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में देखिए कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम बात करें तो इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल। ओके, और चाल का मात्रक क्या होता है, यानी स्पीड जो होती है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और चाल के अन्य मात्रक भी होते हैं जिसको सेंटीमीटर प्रति सेकंड कहते हैं या किलोमीटर प्रति घंटा कहते हैं। ओके, और उसके बाद में है अधिकांश वस्तुएं हैं उनकी गति है वो क्या होती है प्यारे बच्चों, असमान होती है। इस कारण से इन वस्तुओं की गति की दर है उनकी क्या कहा जाता है, औसत चाल कहा जाता है। कि जो अधिकांश वस्तुएं हैं उनकी गति है वो असमान होती है और इस कारण से इन वस्तुओं की जो गति है उसकी दर को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं, उनको औसत चाल कहा जाता है। अब औसत चाल की हम बात करें तो औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बट्टा कुल समय अवधि, यानी कुल दूरी बट्टा कुल समय। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। V बराबर S बट्टे T, ये सूत्र भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आराम से आप बना सकते हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों है दिशा के साथ चाल। अब दिशा के साथ चाल है वो क्या है, तो यदि चाल के साथ दिशा भी निरूपित की जाए तब एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं।
और किसी वस्तु का वेग है वो समान या असमान हो सकता है और यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। और औसत वेग बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, आपके प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बट्टे में क्या लगाना है आपको 2। ओके, यानी यू ए वी बराबर यू प्लस वी बट्टे 2। यहाँ पर यू है आपके प्रारंभिक वेग और वी है आपके अंतिम वेग। ओके, और यहाँ पर हम बात करें जहाँ यू ए वी क्या है, जहाँ वी ए वी क्या है, सॉरी वी ए वी औसत वेग है और यू क्या है प्यारे बच्चों, प्रारंभिक वेग है और v क्या है प्यारे बच्चों, वस्तु का अंतिम वेग है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है वो समान होता है। चाल और वेग दोनों का मात्रक क्या होता है, समान होता है। और मात्रक की हम बात करें तो मीटर प्रति सेकंड है वो इनका मात्रक होता है, वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद में है वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन की दर है वो क्या कहलाती है, तो असमान गति में वेग समय के साथ है वो परिवर्तित होता है, समय के साथ बदलता है और इसका मान है वो विभिन्न समयों पर और विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। और वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, त्वरण कहा जाता है। और त्वरण को हम ए से दर्शाते हैं, ए से डिनोट करते हैं। और त्वरण बराबर सूत्र होता है प्यारे बच्चों वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। ओके, यदि एक वस्तु है उसका वेग, प्रारंभिक वेग है वो u से t समय में बदलकर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, v हो जाता है, तो त्वरण क्या होगा, a बराबर v माइनस यू बट्टा टी, a बराबर v माइनस यू बट्टा टी। ये सूत्र भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं। और त्वरण है उसके वेग की दिशा में होने पर इसे धनात्मक लिया जाता है। और यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। त्वरण का जो मात्रक है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है सीधी रेखा। देखिए सीधी रेखा में चलती वस्तु का वेग समान समय अंतरालों में यदि समान रूप से बढ़ता है या घटता है तो वस्तु के त्वरण को हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। ये परिभाषा भी आपको अच्छे से याद करनी है कि सीधी रेखा में चलती वस्तु का वेग समान समय अंतराल में यदि समान रूप से बढ़ता है या घटता है तो वस्तु के त्वरण को हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। और उसके बाद में बात करें गति का ग्राफ या निरूपण। अब देखिए गति है उसको हम ग्राफ में किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, तो किसी गतिशील वस्तु की स्थिति, चाल, त्वरण समय परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती हैं यानी बदलती रहती हैं। और समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति, चाल अथवा त्वरण के परिवर्तन को विभिन्न लेखाचित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। और ये लेखाचित्र निम्न प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 4 प्रकार के लेखाचित्र हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट है आपके दूरी समय ग्राफ, और सेकंड है आपके समय विस्थापन ग्राफ, और तीसरा है चाल समय ग्राफ, और चौथा है वेग समय ग्राफ। तो इन चारों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दूरी समय ग्राफ। यानी दूरी समय ग्राफ है वो क्या होता है कि जब कोई पिंड एक समान चाल से गति करता है, गति करता है तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। और दूसरे शब्दों में तय दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः एक समान गति में दूरी तथा समय के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और उसको हम दूरी समय ग्राफ कहते हैं। और यहाँ पर जो ग्राफ है वो आप देख सकते हैं, इस साइड में आपके दूरी है, डिस्टेंस है, इस साइड में आपके टाइम है, और यहाँ पर एक सीधी रेखा हमें प्राप्त हो रही है, और ये आपकी वाई अक्ष है और ये आपके एक्स अक्ष है, और यहाँ पर है आपके निर्देश बिंदु जिसको मूल बिंदु कहा जाता है। तो ये आपको जरूर ध्यान देना है। और उसके बाद में है समय विस्थापन ग्राफ। यदि किसी गतिमान वस्तु का
अलग अलग समय पर विस्थापन ज्ञात कर दोनों के मध्य एक ग्राफ खींचा जाए तो इस ग्राफ को समय विस्थापन यानी टीएस ग्राफ कहते हैं, टीएस ग्राफ कहते हैं। और इसकी सहायता से किसी गतिमान वस्तु का जो वेग है वो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। और एक समान वेग से गतिमान वस्तु का समय विस्थापन ग्राफ पर T1 व T2 समय में विस्थापन है वो क्रम से D1 और D2 हैं। ओके, और इसको लेखा चित्र में दर्शाया गया है जैसा कि आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और वस्तु का जो वेग है वो है आपके विस्थापन बटा समय अंतराल यानी QC बटे PC। यहाँ पर Q और C आप देख सकते हैं और P और C भी आप प्यारे बच्चों देख सकते हैं, P और C। यहाँ पर P और C है वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर P और C आप देख सकते हैं और बराबर में है D2 माइनस D1 बटे T2 माइनस T1। ओके, और उसके बाद में है चाल समय ग्राफ। अब देखिए चाल समय ग्राफ क्या होता है। यदि समय को x अक्ष पर तथा चाल को y अक्ष पर लेकर दोनों के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो प्राप्त ग्राफ को चाल समय यानी VT ग्राफ कहते हैं, VT ग्राफ कहते हैं। ओके, और यहाँ पर VT ग्राफ प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं और यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है। अतः इस ग्राफ से स्पष्ट है कि समय के बढ़ने पर वस्तु की चाल है वो नियत बनी रहती है, ये भी आपको ध्यान देना है। और जब वस्तु की चाल एक समान है तब चली गई दूरी है वो निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। माना दो स्थितियों में वस्तु द्वारा समय T1 व T2 से चली गई दूरियां S1 व S2 हैं, तब समय अंतराल यानी डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1 और विस्थापन की बात करूं तो डेल्टा S बराबर S2 माइनस S1। ओके, और वस्तु की चाल यानी V बराबर क्या होगा, विस्थापन बटा समय अंतराल यानी डेल्टा S बटे डेल्टा T। और वस्तु द्वारा चली गई दूरी है वो डेल्टा S बराबर V इंटू डेल्टा T। और ग्राफ से V तथा डेल्टा T के मान QB तथा QR हैं, तब डेल्टा S बराबर होगा QB इंटू BC और डेल्टा S बराबर होगा OP गुणा OC माइनस OB। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में 4 नंबर है आपके वेग समय ग्राफ। यदि सरल रेखा में गतिशील वस्तु का वेग समय के सापेक्ष नियत है तो वस्तु एक नियत वेग से चलती है। और यदि वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, बदलता है, तो पिंड की गति है वो क्या होती है, त्वरित होती है। और विभिन्न समय अंतरालों पर वस्तु का जो वेग है वो ज्ञात करके उनके मध्य खींचे गए ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहते हैं यानी VT ग्राफ कहते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में है ग्राफ द्वारा गति के समीकरण स्थापित करना। तो माना किसी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग है u तथा एक समान त्वरण a है और t समय बाद वस्तु का वेग क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, v हो जाता है। और समय t को x अक्ष पर तथा वेग को y अक्ष पर निरूपित करने से समय वेग ग्राफ QP प्राप्त होता है। और यहाँ पर ये ग्राफ आप देख सकते हैं। और सबसे पहले प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे गति का प्रथम समीकरण। तो गति का प्रथम समीकरण है आपके, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। माना यदि t बराबर 0 पर वस्तु का प्रारंभिक वेग यानी u बराबर OQ बराबर SR और t समय पश्चात वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, v बराबर SP। अतः वस्तु का त्वरण a बराबर रेखा QP का ढाल और यहाँ वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल और अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल यानी PR बट्टे QR बराबर SP माइनस SR बट्टे QR और बराबर V माइनस U बट्टा T। ओके, और V माइनस U बराबर 80। तो यहाँ पर गति का प्रथम समीकरण वो आ चुका है V बराबर U प्लस 80, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है गति का द्वितीय समीकरण यानी गति का जो दूसरा समीकरण है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। माना t बराबर 0 से t समय तक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है s और वस्तु द्वारा तय दूरी s बराबर होगा समलंब चतुर्भुज PSOQ का क्षेत्रफल और बराबर होगा आयत QOSR का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल यानी QS गुणा OS प्लस 1/2 PR गुणा QR और प्रारंभिक वेग गुणा समय प्लस 1/2 वेग परिवर्तन गुणा समय। और इसको यहाँ पर प्रारंभिक वेग u लिया गया है, समय है वो t है,
प्लस 1/2 वेग परिवर्तन क्या है प्यारे बच्चों 80 और गुणा में समय है t। अब इसको सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों s बराबर ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, गति का द्वितीय समीकरण है। उसके बाद में गति का तृतीय समीकरण है, गति का तीसरा समीकरण है आपके, जिसको हम गति के प्रथम समीकरण से सोल्व करेंगे v बराबर u प्लस 80 से, और t बराबर यहाँ पर हम सोल्व करें तो v माइनस u बट्टा a। ओके, और वस्तु द्वारा तय दूरी s बराबर समलंब चतुर्भुज PSOQ का क्षेत्रफल यानी 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा लंबवत दूरी। तो यहाँ पर 1/2 समांतर भुजाएं हैं OQ प्लस SP और लंबवत दूरी क्या है प्यारे बच्चों OS, और 1/2 प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग गुणा समय, और यहाँ पर 1/2 प्रारंभिक वेग प्यारे बच्चों क्या है u और अंतिम वेग क्या है v और समय क्या है t, और 1/2 u प्लस v और t है आपकी v माइनस u बट्टा a। और इसको आगे हम सोल्व करेंगे या 2as बराबर v प्लस u v माइनस u और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तो ये आपके गति का तीसरा समीकरण है जो आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है एक समान वर्तीय गति। अब एक समान वर्तीय गति क्या होती है, क्या इसकी एग्जाम्पल है? तो जब कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वर्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति है वो एक समान वर्तीय गति कहलाती है। कि जब कोई वस्तु है वो एक समान चाल से किसी वर्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति है वो एक समान वर्तीय गति कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, यदि कोई एथलीट एक वर्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग से दौड़ता है तो उसके वेग में निरंतर परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए वर्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का क्या है एग्जाम्पल है, उदाहरण है। यदि वर्ताकार मार्ग की त्रिज्या r हो तथा एथलीट को एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लगता है तो उसकी चाल है वो v होगी। उसकी चाल क्या होगी प्यारे बच्चों v, और v बराबर फॉर्मूला है आपके 2 पाई r बट्टे टी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर जो 8 है हमारा गति वाला जो अध्याय है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।